हेलो डियर फ्रेंड, तो आज हम बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो आप सभी के लिए है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर। जो है हम लोग क्या चीज़ देखे थे, कल हम लोग देखे थे MSN 2 देखे थे। MSN 2 में हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्न को कल हम लोग देखे थे। तो आज जो है हम एक और ज़बरदस्त प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे, तो प्रश्न है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रोकन्वेंशनल थेरेपी मीन्स ECT। अब देखिए ECT से दो तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। एक आपका ECT के बारे में पूछेगा कि ECT उपचार है क्या, ECT का विधि, नर्स का भूमिका पूछे, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर में ये होगा कि ECT में नर्स का क्या क्या भूमिका है। तो जो है ECT से पूर्व, ECT के दौरान और ECT के बाद कैसे देखभाल होगा, तो ये एक क्वेश्चन है 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ये सिर्फ 10 नंबर में पूछेगा कि ECT में जो है नर्स का रोल क्या है बताइए। तो आप सभी को बताना पड़ेगा। इसका 3 कंडीशन में रोल होगा। एक, जब ECT प्रदान किया जाएगा उससे पहले नर्स का भूमिका। एक, जब ECT प्रदान किया जा रहा होगा मतलब ड्यूरिंग ECT पीरियड। और एक होगा कि ECT आफ्टर ECT मतलब ECT देने के बाद। तो ये 3 कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा नर्स का भूमिका ECT में। तो चलिए अभी हम लोग इसका भूमिका देखते हैं और फिर कभी जो है ECT के बारे में कार्यविधि देखेंगे, जो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। चलिए हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि ECT प्रदान करने में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स इन ECT में नर्स का क्या भूमिका है। तो देखिए पहला कंडीशन होगा, 3 कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया। पहला कंडीशन क्या होगा कि ECT देने से पूर्व नर्सिंग देखभाल। एक होगा कि ECT देने के दौरान नर्सिंग देखभाल। और तीसरा होगा कि ECT हो जाएगा, ECT दे दिया जाएगा, उसके बाद क्या क्या देखभाल होगा। तो ये चीज़ें हैं। संक्षिप्त में बता दें हम आपको कि ECT एक जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसके थ्रू जो भी मानसिक से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जो है ECT दिया जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। यह एक इलेक्ट्रिक थेरेपी होता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। अब चलिए हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं। ECT के पूर्व नर्सिंग देखभाल मतलब प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इन ECT। तो चीज़ें देख लेंगे। चलिए पहला है कि ECT से पूर्व रोगी और उसके संबंधियों से सहमति प्राप्त करना। अब देखिए जो लोग सर्जरी में हम पढ़ाए थे MSN 2 में, कल भी हमने पढ़ाया था मैस्टेक्टोमी वाला, कि पूर्व सर्जरी से पूर्व देखभाल, सर्जरी के बाद देखभाल और सर्जरी के दौरान। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी चीज़ें को ध्यान में रखना है। जो वहाँ समझ गए होंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, वो यहाँ भी प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इन ECT और ड्यूरिंग ECT और आफ्टर ECT। आपको ये 3 कंडीशन ध्यान में रखना है। सेम उसी चीज़ को फॉलो जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ भी करना है। जैसे वहाँ भी सर्जरी से पहले रोगी और उसके संबंधियों से जो है सहमति पत्र लेते थे, तो ठीक यहाँ भी ECT से पूर्व रोगी व उसके संबंधियों से जो है सहमति पत्र लेंगे, ताकि बाद में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जवाबदेही जो है हेल्थ टीम न रहे। दूसरा है रोगी की सभी लैब इन्वेस्टिगेशन व शारीरिक जांच करनी चाहिए। वहाँ भी था, यहाँ भी है कि ECT देने से पूर्व जो है रोगी को टोटल जो है लैब इन्वेस्टिगेशन और शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि रोगी को ECT से 8 घंटे पूर्व मुंह से खाने को नहीं देना चाहिए। अब जिस भी पेशेंट को ECT दिया जाना हो तो ये ध्यान रखेंगे कि ECT देने से पहले जो है 8 घंटे पहले से ही जो है खाना उसको मुँह से देना बंद कर देंगे। नेक्स्ट है रोगी व उसके संबंधियों को ECT प्रक्रिया विस्तार से समझाकर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए ECT से अगर किसी को घबराहट हो, उसके संबंधियों को या रोगी को, तो उसे इसके प्रक्रिया के बारे में विस्तृत से जानकारी देंगे, ताकि जो उसका रिलेटिव है वो भी जो है हेल्प करे ECT के प्रक्रिया में। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि रोगी के शरीर पर स्थित धातु की वस्तुओं को हटा लेना चाहिए, जैसे कृत्रिम दांत, घड़ी, चूड़ी, अंगूठी। अब होता है कि बहुत लोग जो है कृत्रिम दांत लगाए हुए थे, जिनका दांत जो है नेचुरल दांत ख़त्म हो गया हो तो कृत्रिम दांत लगवाए होते हैं, घड़ी पहने होते हैं, चूड़ी पहने होते हैं, अंगूठी अगर पहने होते हैं, तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको लगा है वो सब हटा देते हैं। ये चीज़ होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पूर्व में चलता है। रोगी के शरीर से कसे हुए कपड़ों को हटाकर ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। अगर रोगी जो है टाइट कपड़ा पहना हुआ है तो उसको हटाकर ढीले कपड़े पहनाएंगे। तो ये सब जिस प्रकार से सर्जरी में होता था कि प्री ऑपरेटिव में मतलब सर्जरी होने से पहले, ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ भी हो रहा है। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है महिला रोगी में लिपस्टिक, नेल पॉलिश हटानी चाहिए, जिससे साइनोसिस को पहचाना जा सके। अब चूंकि नेल पॉलिश होता है तो आप लोग जानते हैं कि नेल पॉलिश जो है नेल से जो है आदमी उसके साइनोसिस, उसके ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है, चेक करता है। तो ये जो है लिपस्टिक, नेल पॉलिश जो है हटाना चाहिए ताकि साइनोसिस को पहचाना जा सके। ये चीज़ें है।
उसके बाद है रोगी को मल मूत्र त्याग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अब रोगी को जो है ईसीटी देने से पहले ये प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो मल मूत्र का त्याग कर ले, ताकि जब ईसीटी चले तो उस दौरान डिस्टर्ब ना हो। रोगी को 30 मिनट पूर्व आवश्यक औषधियाँ दी जानी चाहिए। अब रोगी को जो ये चाहिए, एक नर्स को ये देखभाल करना चाहिए कि जो ईसीटी जब देने से 30 मिनट पहले जो है उसको औषधियाँ देनी चाहिए, जो आवश्यक औषधियाँ हैं उसको दे लेना चाहिए 30 मिनट पहले। तो ये चीज़ें था आपका, यहाँ तक था प्री ऑपरेटिव केयर इन ईसीटी, मतलब ईसीटी से पूर्व जो है मतलब देखभाल, नर्सिंग देखभाल। तो ये बेसिक हम लोग जान चुके हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ईसीटी रूम में सभी आवश्यक उपकरण की व्याख्या करनी चाहिए। अब ईसीटी रूम में जो जो चीज़ें सामान इक्विपमेंट की आवश्यकता है उसको देख लेना चाहिए ईसीटी शुरू होने से पहले ही। रोगी को संपूर्ण रिकॉर्ड सहित ईसीटी में पहुँचाना चाहिए। अब ईसीटी शुरू होने से पहले रोगी का संपूर्ण रिकॉर्ड एक फाइल बना लेना चाहिए और ईसीटी में पहुँचाना चाहिए। जब ईसीटी में रोगी पहुँच जाएगा तो अब होगा कि ईसीटी के दौरान नर्सिंग देखभाल, मतलब वो था कि ईसीटी शुरू होने से पहले कैसे कैसे पेशेंट को तैयारी करेंगे, क्या चीज़ें पहना है तो क्या चीज़ हटा देंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो ईसीटी से पूर्व था। अब जो है ईसीटी के दौरान 3 कंडीशन मैंने पढ़ाया पहले और चल रहा उस दौरान और बाद में। तो पहले वाला हो चुका है ईसीटी से, अब ईसीटी के दौरान हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, नर्स को ईसीटी रूम में रोगी को आरामदायक बिस्तर पर सु स्पाइन स्थिति में लिटाकर कशेरुक दंड के नीचे तकिया लगाना चाहिए ताकि वर्टेब्रल कॉलम में फ्रैक्चर ना हो। अब देखिए, ईसीटी देने वक्त जो है, जब ईसीटी रूम में रोगी चले जाए तो जो है आरामदायक बिस्तर प्रदान करना चाहिए। नर्स का ये काम है कि आरामदायक बिस्तर प्रदान करे, साथ ही कौन सा पोजीशन में रखे ताकि उसको आराम मिले। तो सु स्पाइन स्थिति में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि ईसीटी किस स्थिति में लिटा कर देना चाहिए, तो सु स्पाइन स्थिति में, ताकि जो वर्टेब्रल जो स्पाइनल जो कॉर्ड है, जो कशेरुक दंड होता है, जो वर्टेब्रा है, उसमें जो है कोई फ्रैक्चर ना हो, उसके नीचे तकिया लगा देना चाहिए। तो ये हो गया उसके दौरान में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि रोगी को शांति और तनाव कम करने के लिए एनेस्थेटिक ड्रग देना चाहिए। मनोचिकित्सा जो है ड्रग जो होता है, मानसिक जो ग्रस्त व्यक्ति को कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए जो दवाई होता है, एंटी डिप्रेसेंट और शांति के लिए एनेस्थेटिक ड्रग देना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है तनाव कम रहे और शांति बनाए रखे जब ईसीटी चल रहे। तो रोगी को जूते उतारने चाहिए ताकि पैर में प्रतिक्रिया देखी जा सके। अब रोगी अगर जूता पहनना है तो जूते उतार दे, और जूते उतार दे किस लिए, ताकि उसके जो प्रतिक्रिया है वो दिख सके। रोगी को टंग बाइट रोकने व रिस्पायरेशन हेतु माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए। अब माउथ गैग होता है क्या है, तो अगर ईसीटी दिया जाता है तो वह एक करंट होता है, तो उसको झटका मारेगा, तो उसमें जो हो सकता है कि वह जीभ बाहर निकाले, जीभ को काटे अपने आप को। तो जो है उसमें मुंह में माउथ गैग लगा देने से होता है, माउथ गैग लगा देने से जो है उसका मुंह जो है नहीं चल पाता है। तो वो क्या करेगा, रिस्पायरेशन भी लेता रहेगा, श्वसन भी लेता रहेगा, और जीभ को जो है अगर वो काटेगा तो जीभ को भी नहीं काट पाएगा माउथ गैग लगा देने से। ये चीज़ हो जाएगा। ईसीटी के टाइट को टाइट सीट से बांध देना चाहिए। जो ईसीटी के थाई है उसको जो है टाइट सीट से बांध देना चाहिए। वह गर्दन कंधों को सहारा प्रदान करनी चाहिए। देखिए, अब जो ये थाई है, जो जांग है, उसमें ईसीटी को क्या करना चाहिए, टाइट सीट से बांध देना चाहिए, और जो गर्दन और जो कंधा है उसको सहारा प्रदान करना चाहिए ईसीटी के दौरान। ईसीटी के दौरान उत्पन्न सीजर का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए। जो दौरा पड़ता है ईसीटी के दौरान, अगर कोई दौरा पड़ रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक जो है देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। तो यही होता है ईसीटी के दौरान सीजर। रोगी को गर्दन को हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रखकर टंगू बैक फॉल रोकना चाहिए। अगर रोगी गर्दन को हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना चाहिए ताकि जो उसका जीभ है वह जो है बैक ना जाए, मतलब पीछे की तरफ न मुड़े, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बीच में देख लिए, बीच में क्या क्या देखे, तो गर्दन को सही रखे ताकि उसका जो है जीभ बैक में ना जाए, माउथ गैग लगा दे ताकि जीभ को अपने आप को ना काटे, अच्छे जो है बिस्तर दे, सु स्पाइन स्थिति में लिटाए पेशेंट को। अगर पेशेंट को दौरा रहा है तो उसका अवलोकन करते रहे, पेशेंट को जो है शांति बनाए रखे ईसीटी के दौरान। इसके लिए जो है एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, तो ये सब उसके दौरान में होगा। अब दौरान और पूर्व हम लोग देख चुके हैं ईसीटी का। अब हम लोग ईसीटी का आखिरी तीसरा हिस्सा देखेंगे देखभाल में, कि ईसीटी जब किसी पेशेंट को दे दिया जाएगा तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें का देखभाल किया जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है वाइटल साइन को निरंतर अवलोकन करना चाहिए। अब किसी पेशेंट को ईसीटी दे दिया गया है तो उसका वाइटल साइन हमेशा निरंतर चेक करते रहेंगे।
नेक्स्ट है रोगी को साइड लाइन रेलिंग उपलब्ध करवाकर साइड लाइन पोजीशन दी जानी चाहिए जिससे शराबी पदार्थों को मुंह द्वारा बाहर निकाला जा सके। अब होता यह है कि मुंह से जो झाग वगैरह जो शराबी पदार्थ निकलने वाला है तो उसको निकालने के लिए जो है साइड लाइन रेलिंग का उपयोग करना चाहिए, जिसमें साइड लाइन पोजीशन देकर पेशेंट को मुंह से जो शराबी जो सिक्रेशन वाला पदार्थ है वो निकल जाए। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि रोगी में उत्पन्न जटिलताओं को पहचान कर शीघ्र उपचार उपलब्ध करवाना चाहिए। अब हो सकता है ईसीटी के बाद पेशेंट में कुछ अजीब हरकत देखने को मिले, जटिलता हो सकता है, उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, उस तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। रोगी को होश में आने पर समय, व्यक्ति, स्थान व घटना का पुनः परिचय करवाना चाहिए। अब रोगी चूँकि ईसीटी से बाहर आता है तो धीरे धीरे अपने नॉर्मल अवस्था में आएगा, बेहोशी से बाहर आएगा, तो जो है जब होश में आ जाएगा तो उस व्यक्ति को जो है उस स्थान से मतलब वो है कहाँ, किस जगह पे है, सामने कौन कौन व्यक्ति है, समय कौन सा हो रहा है, इन सब से जो है परिचित करवाना चाहिए और करवा के पता चलता है कि पेशेंट जो है ठीक है या नहीं है। ये चीज़ें है। श्वसन की कठिनाई में ऑक्सीजन प्रदान की जानी चाहिए। अगर पेशेंट को ईसीटी देने के बाद ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो उसे ऑक्सीजन प्रदान की जानी चाहिए। रोगी को आराम देना चाहिए, रोगी को बिल्कुल आराम वातावरण प्रदान करना चाहिए। रोगी को ईसीटी रिकॉर्ड बनाकर उसका संक्षिप्त विवरण लिखना चाहिए। जो रोगी को ईसीटी दिया गया है उसको जो है एक रिकॉर्ड बना लेना चाहिए और उसको रिकॉर्ड का संक्षिप्त विवरण लिखकर रखना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ये हम लोग क्या चीज़ देख चुके हैं कि ईसीटी में नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग देखभाल 3 स्तर में होता है। एक नर्स ईसीटी देने से पहले, एक ईसीटी देने के बाद और एक ईसीटी के दौरान और एक ईसीटी देने के बाद। तो ये 3 कंडीशन है, इसको जो है आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखिए सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग जाइएगा, या मैं फिर से बता देता हूँ, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के भाई बहन जो भी स्टूडेंट कहिए, आप लोग जो है RM नर्सिंग मैं बता देता हूँ, rmnursing.blogspot.com पर जाकर गूगल में सर्च कीजिएगा। गूगल में सर्च करने के बाद rmnursing.blogspot.com सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला जो आएगा वो नर्सिंग ज्ञान के नाम से आएगा, जो ये चैनल है उसी के नाम से आ जाएगा। तो नर्सिंग ज्ञान पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है आप लोग को खुल जाएगा। खुलने के बाद जो है अगर मोबाइल से खोल रहे हैं तो ऊपर में देखते होइएगा कि 3 डॉट रहता है, एक कात में 3 डॉट रहेगा, इस कात में से जो है 3 डॉट रहेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको GNM फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर वाले में अगर हम लोग जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग आज देख रहे हैं तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है CHN एक जगह पे है और MSN 1 और MSN 2 एक जगह पे है, MSN 2 एक जगह पे है। तो अगर हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आज जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसको हम इस वाले में डालेंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। उसी प्रकार से चाइल्ड हेल्थ का कुछ पढ़ेंगे तो इस वाले ऑप्शन में डालेंगे, MSN 1 या MSN 2 का कुछ पढ़ेंगे तो इस वाले में डलता है। तो आप लोग जाकर इस पर क्लिक करेंगे, इस 3 पर क्लिक करने के बाद जो आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे सेकेंड ईयर वाले पर। सेकेंड ईयर पर क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक जो है या आपको ऑटोमेटिक MSN 1 और 2 दिख जाएगा, उसी प्रकार से MHN और CHN दिख जाएगा, जिसमें से आपको पढ़ना है, क्लिक करना है, जो भी वीडियो का क्लिक करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक और ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि संप्रेषण कला के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है मैं बता दूं कि ये फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है और जो है थर्ड ईयर में भी है। सब में इस कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ना है। आपको यहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में है, वहाँ जो पढ़ना रहता है वो आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना रहता है। तो ये सब जो है कम्युनिकेशन स्किल है। तो जो फर्स्ट ईयर के अगर देख रहे हैं तो उनको लिए भी यूजफुल है, सेकेंड ईयर के लिए भी ये यूजफुल है। तो चलिए बाकी ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का तो सेकेंड ईयर का है ही। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमको जो है संप्रेषण का परिभाषा देखते हैं। देखिए संप्रेषण वेबस्टर डिक्शनरी है, इसके अनुसार जो है संप्रेषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा 2 व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के मध्य सूचना का आदान प्रदान प्रतीक, चिन्हों, व्यवहार, भाषा के रूप में होता है। देखिए नॉर्मल जानिए कि जो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है ये जो है वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया कि संप्रेषण एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के जो है 2 व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में संप्रेषण
संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होना ना चाहिए, और अधिक से अधिक भी व्यक्ति हो सकता है, मतलब समूह हो सकता है जहाँ पे 8, 10, 50 व्यक्ति के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन, बट कम से कम 2 आदमी चाहिए। 2 आदमी नहीं रहेगा तो एक आदमी किससे बात करेगा या किसको संदेश पहुँचाएगा, यही चीज़ें हैं। तो यही चीज़ कहता है कि 2 व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह जो है मध्य बीच में सूचना का आदान प्रदान है। अब ये सूचना जो है हो सकता है कोई साइन हो, चिन्ह हो, कोई व्यवहार हो, कोई भाषा के रूप में हो सकता है ये सूचना। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ समझ गए। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार इसका एक और जो है नॉर्मल होता है कि संप्रेषण का तात्पर्य है सूचनाओं के आदान प्रदान जो विचार, विश्वास, भावना, दृष्टिकोण, भाषा के रूप में 2 या 2 से अधिक समूह के व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है। देखिए ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, जिसमें सूचनाओं को एक जगह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है, या किसी समूह में अगर 30 व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है, तो उसके बीच में क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, सूचना भेजा जाता है एक से दूसरे में। तो यही जो होता है सूचना होता है। अब ये जो सूचना होता है या किसी का थॉट हो सकता है, विचार हो सकता है, या विश्वास एक दूसरे पर दिखा के हो सकता है, इमोशन हो सकता है, दृष्टिकोण हो सकता है, भाषा, लैंग्वेज हो सकता है। तो ये सब जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में संपन्न होता है। ये चीज़ें समझ गए। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं संप्रेषण का वर्गीकरण, मतलब जो कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संबंध के आधार पर संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए संप्रेषण 2 प्रकार के होता है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसी प्रकार से जो है शब्द के आधार पर करेंगे तो शब्द के आधार पर क्या होता है? एक होता है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन मीनिंग, मतलब एक होता है वर्ड वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल, मतलब एक शाब्दिक और एक होता है शब्दहीन। तो उसी प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 है, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, चलिए अब ये संप्रेषण का देखिए एक प्रोसेस है। कैसे? देखिए संबंधों के आधार पर औपचारिक अनौपचारिक है। संबंधों के आधार पर ये है अभिव्यक्तियों के आधार पर ये है शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल, नॉन वर्बल हमने बताया। अब ये जो शाब्दिक होता है ये शाब्दिक में मौखिक होगा या लिखित होगा। अशाब्दिक के बात ही छोड़ दीजिए, इसमें कोई शब्द नहीं होता है। लेकिन जो शब्द होता है या तो किसी को ओरल मौखिक रूप से सूचना हम भेजेंगे या किसी को लिख कर भेजेंगे। तो ये जो है अब मौखिक रूप से होता है जिसमें ऑडियो वीडियो हो सकता है या आपके चेहरे का इम्प्रेशन हो सकता है, इमोशन हो सकता है, तो ये ओरल हो जाता है। लिखित में होगा जो लेटर, पत्रिका जो होता है वो सब जो है ले हो जाता है लिखित में। तो संप्रेषण कितने होता है आप ये चित्र बना दीजिएगा। संप्रेषण है, संप्रेषण को 2 आधार, एक संबंध के आधार पर औपचारिक संबंध और अनौपचारिक वर्बल। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति के आधार पर भी 2 है। एक है आपका क्या चीज़? शाब्दिक और एक है अशाब्दिक, वर्बल, नॉन वर्बल। अब जो शाब्दिक है ये शाब्दिक भी 2 है, जिसमें शब्द हो तो मौखिक होगा और एक लिखित होगा। तो ये समझ गए। अब हम लोग चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसको घटक समझते हैं कि जो संप्रेषण है इसमें कौन कौन से चीज़ें का कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन का कौन कौन से घटक है। देखिए पहला होता है सेंडर। सेंडर वह होता है जो मैसेज को भेजता हो। तो देखिए पहला है संदेश। पहला क्या होगा? संदेश होगा। चाहे इसी पहला में आप लोग सेंडर भी लिख सकते हैं, भेजने वाला। तो पहला में हम लोग भेजने वाला भी लिख सकते हैं, दूसरा में संदेश भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पहला संदेश दिया है। ठीक है, संदेश वह होता है जिसमें आप कुछ चीज़ जो है लिख रहे हैं, कुछ चीज़ बोल रहे हैं, या वीडियो है, ऑडियो है, लेटर है, कोई मैटर जो आप भेजेंगे किसी को, तो वो संदेश हो जाता है। संदेश के अंतर्गत कोई सुझाव, दृष्टिकोण, आदेश या भावना का विषय वस्तु होता है, वही संदेश होता है। जो अगर हेल्थ में हम काम कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो हम अगर नर्स है तो हम अपने डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर होंगे, अगर हमको उनसे संपर्क करना होगा और वो हमारे सामने नहीं है, तो क्या हम उनसे करेंगे? कोई लेटर, मैसेज वगैरह करेंगे ना। तो वो मैसेज में हम क्या करेंगे? डियर सर, आई हम्बल रिक्वेस्टेड टू यू कि आई हम्बल रिक्वेस्टेड दैट आई एम वेरी योर, मतलब दिस डैट, जो भी लिखना हो ये मैसेज होता है। या चाहे तो आप अपना इमोशन भी उसमें भेज सकते हैं, भाव, ये सब जो है चीज़ें कुछ भी भेज सकते हैं, वो मैसेज होता है। ठीक है। दूसरा होता है सेंडर। अब हम भेजने वाला होंगे तो हम हो जाएंगे सेंडर, मतलब भेजने वाला, जिसको संदेश वाहक बोलते हैं। संदेश वाहक संदेश को भेजने वाला व्यक्ति होता है, समझ गए। तीसरा होता है प्राप्तकर्ता। तीसरा क्या होता है? प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता से पहले होता है माध्यम, चैनल। अब देखिए जिस साधन के द्वारा प्रेषक संदेश को पहुंचाता है। अब प्रेषक कौन है? प्रेषक जो सेंडर होता है उसको प्रेषक भी कहते हैं, भेजने वाला भी कहते हैं, संदेश वाहक भी कहते हैं, तो वही प्रेषक होता है।
तो जो है दो के बाद जो है आप लोग क्या लिख दीजिएगा, चैनल लिख दीजिएगा। 3 में चैनल लिखिएगा कि सबसे पहले लिखिएगा संदेश सेंडर, उसके बाद लिखिएगा क्या चीज़, संदेश। संदेश के बाद क्या लिखिएगा, माध्यम। जैसे कोई व्यक्ति है, समझिए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति है। ए व्यक्ति क्या करेगा, मैसेज इसको भेजना है तो ये क्या करेगा, इसके पास एक संदेश होना चाहिए जो कि संदेश ए वाला है। ए संदेश को क्या करेगा, किसी माध्यम से भेजेगा, चाहे वो टेलीफोन हो, टीवी हो, अखबार हो, ईमेल हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, माध्यम होना चाहिए। तो ये चैनल हो जाएगा। अब ये चैनल क्या करेगा, जैसे ये व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है ये भेजेगा संदेश यहाँ, तो ये सेंडर हो जाएगा, ये मैसेज हो जाएगा, ये मैसेज है। और उसके बाद ये मीडियम है जिसके थ्रू भेजेगा, और उसके बाद जो है मीडियम के बाद आ जाएगा प्राप्तकर्ता। मीडियम के बाद जो है जो भी रिसीवर होगा, जिसको भेजना चाहता है उसको मिल जाएगा, वो प्राप्त कर लेगा तो रिसीवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है कैसे कर लीजिए, इसको जो है व्यक्ति 2 मान लीजिए। व्यक्ति ए हो गया सेंडर, व्यक्ति 2 हो गया रिसीवर, और इसके बीच में ये हो गया मैसेज, और ये हो गया चैनल। तो ये चीज़ हो गया। अब 2 के पास मिल गया तो ये प्राप्तकर्ता हो जाता है। अब ये प्राप्तकर्ता क्या करेगा, फीडबैक अपना देगा। ये अपना फीडबैक देगा, ये मैसेज देख चुका है तो ये अपना फीडबैक देगा, मीन्स प्रतिक्रिया देगा, प्रत्युत्तर देगा, रिप्लाई देगा। तो ये रिप्लाई अपना देता है। तो वही 5वां जो स्टेप होगा वो होगा क्या चीज़ का, वो 5वां हो जाता है आपका फीडबैक। 5वां में आप सीधा फीडबैक लिख दीजिएगा, प्रत्युत्तर लिख दीजिएगा। ये सबको कहानी यहाँ पे ख़त्म कीजिए। ये सबको जो है कहानी यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग को जो है आप कहानी यहाँ पे इसको ख़त्म कीजिए। सीधा जो है ये लिख दीजिएगा, 5 स्टेप बहुत होता है। फीडबैक, प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा या प्रत्युत्तर लिख दीजिएगा, कहानी ख़त्म। प्रत्युत्तर में जो प्राप्तकर्ता होगा वो अपने समझ से अपना उत्तर दे देगा व्यक्ति 1 को, यानी जो सेंडर भेजा था उसको। तो ये प्रतिक्रिया हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए, समझ लीजिए कोई सेंडर है, सेंडर को मैसेज मिला, सेंडर को क्या किया, सेंडर मैसेज भेजा। यहाँ समझिएगा इसको, और नीचे हम कर ले। देखिए ये सेंडर हुआ, ये सेंडर हो गया। सेंडर क्या चीज़ भेजेगा, सेंडर जो है मैसेज कोई भेजेगा तो ये मैसेज हो गया। मैसेज के बाद सीधा जो है इसको काटिए, इनकोडिंग छोड़िए। सीधा जो ये इनकोडिंग कंप्यूटर का भाषा है, एक इनकोडिंग होता है। हमको यहाँ पे कम्युनिकेशन देखना है। सेंडर है, मैसेज भेजा, मैसेज भेजेगा तो ये चैनल किसी न किसी चैनल के माध्यम से आएगा, चाहे वो ईमेल हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, अखबार हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। ये चैनल मतलब माध्यम होता है। अब ये माध्यम में आएगा तो ये माध्यम जो क्या करता है, रिसीवर के पास भेज देगा मैसेज। अब ये रिसीवर के पास मिल जाएगा तो ये रिसीवर जो है सीधा क्या करेगा, ये अब अपना मैसेज देख चुका है। ये मैसेज देखने के बाद क्या करेगा कि सीधा जो है फीडबैक दे देगा। सीधा क्या करेगा, फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया देगा, अपना प्रत्युत्तर देगा कि हाँ ये अपना जो है क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया जो है फिर जो है सेंडर के पास पहुंचता है और सेंडर देखता है कि हाँ इनका प्रतिक्रिया क्या रहा है मेरे मैसेज का। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए अब यहाँ पे इसका प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि संप्रेषण का क्या प्रक्रिया होता है। तो देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। जैसे संदेश को कहना, सुनना, अवलोकन, पुनः व्यक्त करना, स्पष्ट करना, ध्यान देना, जोड़ना, संक्षिप्त करना, ये सब जो है संप्रेषण का एक क्या है, घटक है। संप्रेषण का क्या है, यहाँ पे देखिए संप्रेषण के प्रक्रिया के निम्न चरणों द्वारा होती है। टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ये सब टेक्निक है। टेक्निक क्या है, तो संदेश को कहना मतलब जो है संदेश, जो भी संदेश हमको भेजना है उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे या लिखेंगे, फिर उसको सुनेंगे, देखेंगे, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, फिर उससे पुनः व्यक्त करेंगे, मतलब फिर से उसको जो है हम लोग व्यक्त करेंगे कि सही है गलत है। उसके बाद उसको हम क्लियर स्पष्ट करेंगे अगर कहीं से गलत लग जाएगा तो। उसके बाद जो है उस पर ध्यान देना, मतलब ध्यान देंगे, उसको जोड़ेंगे और संक्षिप्त करेंगे और उसको जो है और ज़्यादा शॉर्ट करेंगे। कोई भी मैसेज हम भेजते हैं, अगर मैसेज हम किसी को ऑडियो के फॉर्म में भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, लेटर को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, फिर उसको जो है देखते हैं, देखने के बाद उसका फिर से अवलोकन मूल्यांकन करेंगे, फिर से उसमें कुछ त्रुटि लगेगा तो फिर से व्यक्त करेंगे, उसको और ज़्यादा क्लियर बना देंगे, उस पर ध्यान देंगे और ध्यान देने के बाद उसको जो है उसमें कुछ जोड़ने हटाने वाला चीज़ होगा तो जोड़ देंगे और उसके बाद उसको ज़्यादा संक्षिप्त करेंगे, शॉर्ट में उसको फिर से भेज देंगे। तो ये सब चरण होता है। चरण में लिखिएगा कम्युनिकेशन के, संदेश को कहना, उसके बाद सुनना, कहना सुनना, उसके बाद उसको अवलोकन करना, फिर से व्यक्त करना, उसके बाद है स्पष्ट करना, ध्यान देना, जोड़ना, संक्षिप्त करना। ये सब चरण होता है कम्युनिकेशन का। तो याद कर लीजिएगा, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी। चलिए
ये हो गया। 8वां यहाँ पे देखिए संप्रेषण के लाभ, एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या क्या लाभ होता है। संप्रेषण उपचार के समय लोगों का साथ और सहानुभूति को बढ़ाता है। देखिए जो संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है ट्रीटमेंट के समय लोगों के साथ जो है सिंपैथी को क्या करता है, बढ़ाता है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य उपचार में लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है। अब जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ने का भी अवसर प्रदान होता है, तो इसमें लोगों का जो है भागीदारी भी बढ़ता है। तीसरा है मरीज की भावनाएं एवं विचारों को समझने में मदद करता है। अब मरीज जो है ये अपने भावनाओं को समझने में और जो है इसके विचारों को समझने में मदद करता है मेडिकल टीम को, ठीक है। संप्रेषण से उपचार करने के अच्छा वातावरण तैयार होता है। संप्रेषण अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जो है उपचार भी अच्छा होगा, क्योंकि जो मरीज होगा वो अपने बातों को अच्छे से कह पाएगा मरीज डॉक्टर को या नर्स को। 5वां है संप्रेषण के द्वारा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में सूचित किया जा सकता है। संप्रेषण के माध्यम से, अब संप्रेषण जो होता है टीवी से भी होता है, मोबाइल से भी, रेडियो से भी, अखबार से भी संप्रेषण होता है, तो ऐसे में जो है उसके द्वारा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सूचित किया जा सकता है। छठा और आखिरी है कि संप्रेषण के द्वारा उपचार के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब संप्रेषण के माध्यम से जो है लोगों के बीच में इसका है जो है मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ये जो है संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन समझ गए, इसका घटक भी समझ गए क्या चीज़ था, मैसेज को कहना, मैसेज को क्या चीज़ कहना, कहने के बाद सुनना। देखिए मैं संदेश को कहना सुनना, उसका अवलोकन करना, पुनः व्यक्त करेंगे, स्पष्ट करेंगे, जोड़ेंगे और उस ध्यान देंगे, जोड़ेंगे और उसको संक्षिप्त करेंगे। तो ये जो है क्या होता है कम्युनिकेशन का, ये सब जो है कम्युनिकेशन का चरण होता है ये सब। और ये सब जो है नीचे लाभ है। लाभ क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है कैसे लोगों को जो है आपको इस साइकेट्री हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में कैसे ये लाभ पहुंचाएगा, तो इसको हम लिख देंगे। तो इसके थ्रू जो है लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं, उसके मरीज के बातों को समझ सकते हैं, अच्छा उपचार में मदद करता है, लोगों के बीच में मानसिक स्वास्थ्य के, मानसिक बीमारियों के बारे में पहुंचा सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य का। तो ये सब जो है लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या होगा, ये सुविधा भी देता है मरीज को कि मरीज डायरेक्ट जो है चिकित्सक से संपर्क भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब जो होता है आपका कम्युनिकेशन का लाभ होता है। बाद बाकी हम लोग मिलते हैं एक बार और, यहाँ पे हम लोग इसका चरण को बता देते हैं कम्युनिकेशन के स्टेप्स को। देखिए पहला है कोई भी संदेश को कहा जाएगा, फिर उसको सुना जाएगा, उसका अवलोकन करेंगे, फिर से पुनः उसको फाइंड व्यक्त करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको स्पष्ट करेंगे, उसके बाद जो है ध्यान देंगे उस पर, फिर जोड़ेंगे और संक्षिप्त करेंगे। क्या चीज़ है, संदेश को कहना, सुनना, अवलोकन करना, पुनः व्यक्त करना, स्पष्ट करना, ध्यान देना, जोड़ना, संक्षिप्त करना। बस हो गया, कहानी खत्म। संदेश को कहना, सुनना, अवलोकन करना, पुनः व्यक्त करना, स्पष्ट करना, ध्यान देना, जोड़ना, संक्षिप्तीकरण मतलब संक्षिप्त करना। संदेश को कहना, सुनना, अवलोकन करना, पुनः व्यक्त करना, स्पष्ट करना, जोड़ देना, ध्यान देना, जोड़ना, संक्षिप्त करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए और बाद बाकी हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।